पूरे रास्ते अध्यांश अश्वी के कंधे पर सर रखकर बैठा रहा। अश्वी ने भी प्यार से एक हाथ से अध्यांश का जला हुआ हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अध्यांश के किनारों को पकड़ लिया। सुबह होने के कारण 2 घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में तय किया और वो लोग श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर पहुँचे। श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर दक्षिण बेंगलोर में बीटीएम लेआउट में स्थित है, जिसका आकार और निर्माण दक्षिण भारत के मंदिरों जैसा ही होता है। निचला क्षेत्र चौड़ा और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं मंदिर का क्षेत्र संकीर्ण होता जाता है। किंवदंती के अनुसार बेंगलोर के संस्थापक कैंपो गौड़ा प्रथम एक बार शिकार के लिए राजधानी यलहंका से बहुत दूर चले गए। जब वे थक गए तो एक पेड़ की छाया में रुक गए और आराम करने लगे, जहां उन्हें नींद आ गई। उनके सपने में भगवान सोमेश्वर प्रकट हुए और उन्हें निर्देश दिया कि वे उस जगह पर एक मंदिर बनाएं जहां जमीन के नीचे छिपा खजाना मिला हो। राजधानी लौटने के बाद कैंपो गौड़ा प्रथम ने अपने सैनिकों से उस जगह की खुदाई करने को कहा जहां उन्हें खजाना मिला था और इस खजाने का इस्तेमाल करके उन्होंने मंदिर बनवाया। अध्यांश और अश्वी कार से बाहर निकले और मंदिर के अंदर चले गए। अजर्व मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर उनके पीछे पीछे सभी गार्ड्स वही मंदिर के बाहर खड़े हो गए। मंदिर के पंडित जी राजवंश परिवार को वर्षों से जानते थे। उनके इस परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे। हर बड़े त्योहार पर राजवंश परिवार की ओर से इस मंदिर को कई दान दिए जाते थे। जब अध्यांश ने फ़ोन करके पंडित जी को पूजा और हवन के बारे में बताया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर अध्यांश की शादी हो गई और उन्हें शादी में आने का निमंत्रण भी ना मिला हो, संभव ही नहीं। अब तक राजवंश परिवार के सभी शुभ कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे जाने कि उसके परिवार को अध्यांश की शादी के बारे में पता भी है या नहीं। लेकिन वह अध्यांश के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसने अध्यांश के कहे अनुसार सारी तैयारी की। जब अध्यांश और अश्वी मंदिर में आए तो पंडित जी उनके स्वागत के लिए मंदिर के गेट पर खड़े थे। दोनों ने आकर पंडित जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो, विजय हो। और अश्वी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भवा। आप दोनों बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं और भी बढ़ गई हैं। भविष्य में आपके रिश्ते को अभी कई परीक्षाओं से पार करना है, इसलिए एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें। अध्यांश ने अजर्व को अपने पास बुलाया और उनके हाथ से गिफ्ट प्लेट लेकर अश्वी के हाथ में रख दिए। अश्वी ने उपहार की थाली उठाकर महादेव के चरणों में रख दी। उस समय अध्यांश भी मंदिर के गर्भगृह में आए थे। अध्यांश आकर अश्वी के बगल में खड़ा हो गया। दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। हे महादेव, मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमेशा खुश रखना, भले ही मैं उनसे बहुत दूर रहूँ। मैं उन्हें खुश देखकर अकेला रह लूँगी। अश्वी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर अध्यांश के लिए खुशियाँ मांगी। तभी अध्यांश, माँ, मैंने आज तक अपनी पत्नी को बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मैं उनका जीवन खुशियों से भरना चाहता हूँ, इसलिए इस काम में हमेशा मेरे साथ रहो। एक और बात, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी तह तक जाने के लिए मुझे शक्ति दो और जो सच है उसे सहने का साहस दो। यजमान, सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप अपनी पत्नी के साथ हवन में बैठे। पंडित जी ने अध्यांश से विनम्रता पूर्वक कहा। यह सुनकर अध्यांश अश्वी को लेकर पूजा स्थल पर आए। अश्वी को पहले बिठाया और फिर वह भी उसके बगल में बैठ गया। अश्वी ने बैठते ही साड़ी का पल्लव सर पे ले लिया। दोनों ने हाथ जोड़ लिया। यह पूजा और हवन राजवंश परिवार की एक पारिवारिक परंपरा है, जो घर के बड़े बेटे और उनकी पत्नी के लिए किया जाता है। शादी के तुरंत बाद पति पत्नी को सबसे पहले कुल देवी के मंदिर में आकर यह पूजा और हवन करना होता है, तभी दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस पूजा और हवन में मंदिर के पंडित जी के साथ 20 अन्य ब्राह्मण भी बैठे थे।
इस प्रकार कुल मिलाकर 21 ब्राह्मणों ने मिलकर यह पूजा और हवन अनुष्ठान किया। अध्यांश और अश्वी ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और ब्राह्मणों ने पूजा की विधि शुरू कर दी। जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा, अध्यांश और अश्वी ने सभी अनुष्ठान किए, लेकिन इन सब में अश्वी ने एक बात का ख्याल रखा कि अध्यांश के जले हुए हाथ को ज़्यादा तकलीफ न हो। दोपहर तक पूजा खत्म हो गई। दोपहर को हवन होना था। बीच में 1 घंटा विश्राम और ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, अश्वी ने आजर्व से कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा और अध्यांश की पट्टी बदली। अध्यांश और अश्वी ने खाना नहीं खाया क्योंकि वे उपवास कर रहे थे, लेकिन अध्यांश ने अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। अभी हवन शुरू होने का समय था, इसलिए अध्यांश और अश्वी वही मंदिर के परिसर में एक पेड़ की छाया में बैठे थे। आजर्व भी उन्हीं के करीब थे। तभी आजर्व का फ़ोन बजा। आजर्व ने फ़ोन उठाया और बात करके रख दिया। उसने फ़ोन रख दिया और अध्यांश के पास आकर बोला, सर मुझे ऑफिस जाना है, एक इमरजेंसी है। अगली डील में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, मैं हवन निपटाकर सीधे ऑफिस आ जाऊंगा। अध्यांश ने आजर्व को जाने के लिए कहा। मैं संभाल लूँगा सर, चिंता मत करो। इतना कहकर आजर्व वहाँ से चला गया। 1 घंटे बाद हवन शुरू हुआ, जो शाम तक चला। शाम को ब्राह्मणों ने हवन में नारियल की होम आहुति देकर हवन समाप्त किया और अध्यांश और अश्वी द्वारा संध्या आरती की गई। हवन पूरा होने के बाद दोनों अपना व्रत तोड़े, इसलिए मुख्य पंडित जी ने मंदिर में ही दोनों के लिए भोजन तैयार किया था। अध्यांश ने अपने गार्ड्स के लिए भी मंदिर में ही खाने की व्यवस्था की थी। भोजन निपटाने के बाद अध्यांश और अश्वी ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और अध्यांश ने अश्वी के हाथ में एक चेक दिया और इशारा किया। अश्वी ने चेक पंडित जी को दे दिया। ये सब निपटाते निपटाते 9 बज गए। अध्यांश को पता था कि घर पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे और इसलिए उसने ऐसे ज़्यादा देर न किया और अश्वी को लेकर कार में बैठ गया। अध्यांश के बैठते ही सभी गार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और उनके साथ ही कारों का बेड़ा अश्वी मेंशन की ओर चल पड़ा। हमें घर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तब तक सो जाओ। जैसे ही गाड़ियाँ चली, अध्यांश ने अश्वी से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। इतना कहकर अश्वी ने अपना मोबाइल ले लिया। अश्वी को मोबाइल फ़ोन में व्यस्त देखकर अध्यांश ने पहले आजर्व को फ़ोन कर कंपनी के बारे में पूछा और फिर जो समस्या आई थी उस पर बात की। बात करने के बाद अध्यांश ने एक नज़र अश्वी पर डाली। अश्वी ने उस समय अध्यांश के कंधे पर अपना सर रख लिया था, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पर ही था। उसे मोबाइल फ़ोन में इतना व्यस्त देखकर अध्यांश ने गर्दन हिलाई, मानो कह रहा हो वाईफाई काम नहीं करेगा। अश्वी को व्यस्त देख अध्यांश ने भी अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। अश्वी 1.5 घंटे तक मोबाइल फ़ोन देखते देखते थक गई, तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और अध्यांश की तरफ देखा। वो अपने काम में बहुत व्यस्त था। उन्हें इतना व्यस्त देखकर अश्वी नाराज हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो अध्यांश को कुछ कह पाती, सारी गाड़ियाँ एक साथ रुकी और अचानक गोलियाँ चलने लगी। उस वक्त अध्यांश की गाड़ियों का काफिला देवनहल्ली किले के पास था। सभी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ थीं, इसलिए एक भी गाड़ी को कोई नुकसान न हुआ, लेकिन हमलावरों की संख्या अध्यांश की गार्ड से अधिक थे, इसलिए उन्होंने अध्यांश के गार्ड पर हमला करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अध्यांश ने खुद ही बाहर निकलकर स्थिति को संभालने का फैसला किया और कार से बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन इससे पहले कि अध्यांश कार से बाहर निकलता, अश्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इनकार में सर हिला दिया। गोलियों की आवाज़ पर अश्वी का ध्यान नहीं था। जब अश्वी ने उसका हाथ पकड़ा तो अध्यांश का ध्यान उस पर गया। अश्वी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। प्लीज़ आप मत जाइए, अश्वी ने रोते हुए कहा। जान, मुझे कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ घर पहुंचेंगे, चिंता मत करो। अध्यांश ने दरवाज़ा बंद किया और अश्वी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और समझाया, प्लीज़ मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन इस तरह अश्वी के लिए यह पहली बार था जब उसने गोलियों की आवाज़ सुनी, इसलिए उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था।
विश्वास रखो जान, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम बाहर ना आना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपना पैर गाड़ी से नहीं नीचे रखना है। यह कहते हुए अध्यांश ने अस्वी के माथे को चूमा और बिना एक पल की देरी किए कार से बाहर निकल गया। अस्वी बस उसे जाते देखती रही, ना जाने क्यों, लेकिन उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही अध्यांश बाहर आया, एक गार्ड ने अध्यांश के हाथों में 2 बंदूकें दी। अध्यांश ने दोनों हाथों में बंदूक लेकर लोड कर ली। जब तक अध्यांश मैदान में आए, उनके कई गार्ड्स घायल होकर जमीन पर गिर गए थे, जबकि कई हमलावर भी सामने ही ढेर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी संख्या अधिक थी। बंदूक से लगातार फायरिंग होने लगी। जो भी उनके सामने आया, सभी की मौत हो गई। बिना कोई दया दिखाए कुछ ही समय में उस स्थान पर अराजकता फैल गई। उस समय अध्यांश नरक के देवता के समान प्रतीत हो रहा था, जिसके चेहरे पर खून के छींटे बिखरे हुए थे। अस्वी उसके साथ थी और उनके दुश्मनों ने उस पर हमला किया था। अध्यांश को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। अगर इस हमले में अस्वी को कुछ हो गया तो उसने हड़बड़ाहट में कहा और चिल्लाया। अध्यांश की चीख सुनकर कार के अंदर बैठे हुए अस्वी को लगा कि अध्यांश को कुछ हो गया है, और इसी सोच में उसके दिमाग में ख्याल आया कि अध्यांश ने उसे बाहर निकलने से मना कर दिया है और अध्यांश की चिंता उन्हें गाड़ी से उतार दिया। अस्वी ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो चारों ओर जमीन पर सिर्फ खून बह रहे थे। यह देखकर उसे चक्कर आने लगा, लेकिन उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि अध्यांश ठीक हो, और डरते हुए अस्वी आगे बढ़ गई। वह वहीं आकर खड़ी हो गई जहाँ से उसे अध्यांश नजर आने लगा। अध्यांश को सही सलामत देख उसकी जान में जान आई। अध्यांश सिंह राजवंश से जीतना नामुमकिन सा लगने लगा। तभी एक हमलावर की नज़र अस्वी पर पड़ी और देखते ही देखते उसकी आंखों में चमक आ गई। अध्यांश की पीठ अस्वी की ओर थी, इसलिए उसे पता न चला कि अस्वी उसके पीछे खड़ी है। अस्वी को भी पता न चला कि एक गोली अध्यांश के हाथ के पास से निकल गई, जिससे अध्यांश का खून उस जगह से बहने लगा। हमलावरों में से एक ने अस्वी को देखा और तुरंत अपने दोस्त को उनको इशारे से कहा और अस्वी को दिखाया। दूसरे आदमी ने अपने दोस्त का इशारा समझकर अपनी बंदूक अस्वी की तरफ कर दी। इन सब बातों से बेखबर अस्वी बस अध्यांश की ओर देख रही थी। इससे पहले कि हमलावर अस्वी पर गोली चलाता, अध्यांश की नज़र उस आदमी पर पड़ी जो अस्वी की ओर देख रहा था, और उनका निशाना अस्वी ही थी। उस आदमी की नज़रों का पीछा करते हुए अध्यांश की नज़र भी अस्वी पर पड़ी, यह सोचकर ही कि जो खुद को नुकसान पहुंचाएगा वह अपनी कमजोरी यानी कि अस्वी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अध्यांश का दिल कांप उठा और अस्वी को बचाने के लिए आगे आए। अध्यांश ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्वी की ओर दौड़ पड़े। जब अध्यांश अस्वी से कुछ कदम की दूरी पर था, तभी हमलावर ने गोली चला दी, लेकिन गोली अस्वी को लगने से पहले अध्यांश उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे गोली अध्यांश के कंधे पर लगी। गोली लगने से अध्यांश के पैर हिल गए और वो 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अस्वी तक पहुंचने के लिए अपने पैरों को ताकत से उठाया। अध्यांश को देखकर अस्वी के होश उड़ गए। वह अध्यांश के पास दौड़ी और उसे संभालने के लिए उसे पकड़ लिया। गोली लगने से अध्यांश के शरीर में जहर फैलने लगा, जिसके कारण उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और वो जमीन पर गिर गया। अध्यांश को इस तरह जमीन पर पड़ा देख अस्वी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन अपने आंसू पोंछकर वह भी जमीन पर बैठ गई और अध्यांश का सर अपने गोद में ले लिया। जहर फैलने के कारण अध्यांश की आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते अस्वी को यह बात अच्छे से पता था कि अगर इस वक्त अध्यांश की आंखें बंद हो गई तो यह उसके लिए और भी ज़्यादा घातक साबित होगा। तभी वो बार बार अध्यांश के गाल थपथपाती और उसे होश में रखने की कोशिश करती। प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज़ एक पल के लिए भी अपना होश मत खोना। अध्यांश को इस तरह हार मानते देख अस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी, फिर भी उसने उसे सोने नहीं दिया। जैसे ही अध्यांश को गोली मारी गई, हमलावरों को यह पता चल गया कि उन्हें सौंपा हुआ काम सफल हो गया। बचे हुए सभी लोग वहां से गायब हो गए।
अध्यांश का एक भी गार्ड ऐसा नहीं था जो घायल ना हुआ हो। उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हो सका। एक डॉक्टर होने के नाते अश्वी हर किसी के लिए चिंतित थी, लेकिन उसके लिए अध्यांश को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तभी स्थिति को समझते हुए अश्वी ने गूगल पर चेक किया और नज़दीकी अस्पताल में फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलाई। इतना ही नहीं, इस हमले के बारे में कंट्रोल रूम को फ़ोन कर शिकायत भी दर्ज कराई। इतना सब करने के बाद अश्वी ने अपनी पूरी ताकत से अध्यांश को उठाया और अपनी कार तक ले आई। कार के पास आकर अश्वी ने अध्यांश को कार में बिठाया और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अश्वी को यहाँ आए अभी एक दिन ही बीता था, इसलिए उसे अश्वी मैंसन का रास्ता नहीं पता था। इसके लिए उसने गूगल की मदद ली। अश्वी ने कल की अपनी गूगल मैप हिस्ट्री चेक की और उसकी मदद से गूगल में लोकेशन सेट की। कार भी चलाई। वह जहाँ थी वहाँ से उसका घर 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन अपनी अध्यांश की चिंता में अश्वी ने कार इतनी तेज चलाई कि आधे घंटे में ही घर पहुँच गई। घर पहुंचकर अश्वी ने नायडू अन्ना और राघव अन्ना की मदद से अध्यांश को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कार से बाहर निकलते हुए अश्वी ने अध्यांश को उसे बेडरूम में ले जाने के लिए कहा। नायडू अन्ना और राघव अन्ना अध्यांश को उसके बेडरूम में बिठाया और हॉल में आ गए। उन दोनों को देखकर अश्वी उसके पास आई। अश्वी ने नायडू अन्ना से कहकर अजर्व और उदय को घर बुलाया। राघव अन्ना को कुछ मेडिसिन सामान लाने के लिए मेडिकल शॉप भेजा। जब तक राघव अन्ना सारा सामान लेकर आते तब तक अश्वी अपने कपड़े बदलकर आरामदायक कपड़े पहन ली। एक गोली एक बाह के बगल में लगी थी, इसलिए खून रुक गया था, लेकिन उस जगह खून पहले ही काला हो चुका था। गोली कंधे में उसी तरफ लगी थी जो खून भी बह रहा था, इसलिए शायद खून की ज़रूरत हो, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप अजर्व या उदय ही बता सकता है। तो अश्वी उन दोनों का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद राघव अन्ना वह सारा सामान ले आए जो अश्वी ने ऑर्डर किया था। अजर्व ऑफिस से निकल चुका था, लेकिन घर नहीं पहुंचे थे। उदय राजवंश बंगले पर था, तो उसे पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। अश्वी ने नायडू अन्ना से अपने रूम में गर्म पानी लाने को कहा। जब तक नायडू अन्ना गर्म पानी लेकर आते तब तक अश्वी रुई की मदद से अध्यांश के घावों को साफ कर देती हैं। नायडू अन्ना जल्दी से गर्म पानी लाए और अश्वी को देकर कमरे से बाहर चले गए। तब तक अश्वी ने सारी तैयारी कर ली थी। अश्वी ने अपने बेडरूम को ऑपरेशन थिएटर में बदल दिया था। नायडू अन्ना और राघव अन्ना कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे और हालात जल्दी ठीक करने की प्रार्थना कर रहे थे। कमरे के अंदर अश्वी ने सर्जरी की सारी तैयारी कर ली थी। अजर्व 10 मिनट में सारी तैयारी करके घर आ गया और सीधे अध्यांश के बेडरूम में चला गया। अध्यांश को बिस्तर पर बेहोश देखकर एक पल के लिए अजर्व भी डर गया। वह कई वर्षों से अध्यांश के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसने अध्यांश को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। जैसे ही अश्वी की नज़र अजर्व पर पड़ी तो वह उसके पास आई और उससे पूछा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? भाभी, आप क्या कर रही है? यह समय इन सब पर चर्चा करने की नहीं है। सर को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। प्लीज़ भाभी, इससे पहले कि कुछ हो जाए, मैं उन्हें अस्पताल ले चलूं? अध्यांश को ऐसी हालत में देखकर अजर्व भी अपने होश खो बैठा, इसलिए अजर्व अश्वी से अस्पताल शिफ्ट करने का अनुरोध करने लगा। जब अजर्व अध्यांश को लेकर शिमला के न्याल अस्पताल में गया था तो उनकी मुलाकात अश्वी से नहीं हुई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि अश्वी खुद एक डॉक्टर है। तभी अजर्व को अध्यांश की चिंता हुई और उसने अध्यांश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर, मुझ पर विश्वास करो। प्लीज़ मुझे बताओ कि आपके सर का ब्लड ग्रुप क्या है? हमारे पास अभी किसी चीज़ पर बात करने का समय नहीं है, तो प्लीज़ समय बर्बाद करने के बजाय मुझे बताएं कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। अजर्व को अध्यांश को लेकर हो रही परेशानी को अश्वी ने अच्छे तरह से समझा और उन पर गुस्सा होने के बजाय अश्वी ने शांति से उसे समझाया। इसके अलावा ज़्यादा ना घबराने के लिए उसने उसे अपनी डॉक्टर की आईडी भी दिखा दी, जो आरोग्यम हॉस्पिटल की थी। अश्वी का आईडी कार्ड देखने के बाद अजर्व थोड़ा शांत हुआ और बोला, मैं जल्द से जल्द खून का इंतजाम करूँगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अजर्व के जाने के बाद अश्वी ने अध्यांश के कंधे में लगी गोली निकालने के लिए सर्जिकल चाकू उठाया।
अश्वी अब तक कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी हैं और वो भी सफल। वह कभी भी नहीं डरी। आज जब उसके हाथ काँप रहा था, उसका हाथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो उसे अध्यांश को बचाना था। तभी उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने किया। फिर उसने सर्जिकल चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत की और अध्यांश की ओर बढ़ी। उधर घर से निकलने के बाद अजर्व सीधे नज़दीकी ब्लड बैंक पहुंचे, क्योंकि अध्यांश का लाइफ केयर हॉस्पिटल वहां से काफ़ी दूर था और वहां उनकी जांच की गई। लेकिन अध्यांश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, इसलिए उन्हें वहां ब्लड न मिला। इसलिए उन्हें ब्लड बैंक जाना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने उसे खून देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह हॉस्पिटल से नहीं आए थे। लेकिन अजर्व को तो खून लेना था, तो बतानी पड़ी अपनी पहचान। जब ब्लड बैंक के अधिकारी को पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक बड़े बिजनेसमैन अध्यांश सिंह राजवंश का असिस्टेंट है, तो उन्होंने तुरंत ब्लड की व्यवस्था की। अजर्व ने खून लिया और अश्वी हवेली के लिए निकल गया। घर पहुंचने में पहले रास्ते में उसने उदय को अध्यांश का हालत बताया और जल्द से जल्द घर पहुंचने को कहा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजवंश बंगले में अध्यांश की हालत या उस पर हुई हमले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उदय को भी यह उचित लगा। वह पहले ही अश्वी मैंसन के लिए निकल चुका था, लेकिन अध्यांश की हालत जानने के बाद उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। यहाँ घर पर अश्वी ने अध्यांश के कंधे में लगी गोली निकाली और कपड़े भी पहनाए। अजर्व खून नहीं लाया था, तो अश्वी ने ग्लूकोज की बोतल लगा दी। सर्जरी खत्म होने के बाद अश्वी वॉशरूम गई और अपने खून से सने हाथ धोए और नई ड्रेस पहन ली। अश्वी को पता था कि कमरे के बाहर खड़े नायडू अन्ना और राघव अन्ना भी अध्यांश को लेकर चिंतित होंगे। तभी तो अध्यांश की सर्जरी खत्म होते ही अश्वी कमरे से बाहर चली गई और बताया कि अध्यांश सुरक्षित है। नायडू अन्ना और राघव अन्ना दोनों खुश हुए। अश्वी ने उन दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया। तब तक अजर्व भी आ गया। अजर्व ने खून अश्वी के हाथ में दिया। अश्वी उसे फ्रेश होने और खाना खाने के लिए कहा। अश्वी के कहने पर अजर्व वहां से अपने कमरे में चला गया, लेकिन वह खाने के लिए नहीं बैठा। अजर्व फ्रेश होकर हॉल में बैठ गया और उदय का इंतजार करने लगा। अश्वी ने अजर्व से ब्लड लेकर अध्यांश को ब्लड चढ़ाया और खुद नीचे हॉल में आ गई। अजर्व को हॉल में बैठा देख अश्वी को एहसास हुआ कि उसने खाना नहीं खाया है, इसलिए नायडू अन्ना को बुलाया और हॉल में खाने की थाली मंगवाई। जैसे ही नायडू अन्ना खाना लेकर आए, अश्वी ने उसके हाथ से प्लेट ले ली और खुद अजर्व के पास आ गए। अजर्व आंखें बंद किए बैठा था। अश्वी उसके पास आकर बैठ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जिससे अजर्व को उसकी स्थिति का एहसास हुआ। जब अजर्व को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोली। वहाँ उसने अश्वी को अपने बगल में बैठा देखा। भाभी, आप कुछ चाहिए? अश्वी को अपने बगल में बैठा देखकर अजर्व ने उससे पूछा। अश्वी ने कहा, कहिए क्या चाहिए, मैं अभी लाता हूँ। अजर्व ने कहा, पहले तुम खाओ, फिर मैं बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। अश्वी ने सामने रखी खाने की प्लेट की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, भाभी मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ आप ये ले जाइए, मैं नहीं खा सकता। अजर्व ने खाने से इनकार करते हुए कहा, अजर्व, अगर मेरी जगह आपका सर होता तो भी आप खाना खाने से मना कर देते। अश्वी अजर्व की स्थिति को अच्छी तरह से समझती थी और इसलिए उसने अजर्व को समझाने के लिए भावनाओं का सहारा लिया। ऐसी बातें नहीं है भाभी। इतना कहकर अजर्व ने अश्वी का सम्मान करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया। तब तक उदय भी आ गया। उदय ने आकर अजर्व की ओर देखा और दोनों के बीच कुछ इशारा हुआ, जिसे अश्वी ने भी नोटिस कर लिया। अजर्व और उदय कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन अश्वी को ये समझते देर न लगी कि उनके रहते वो कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए अश्वी कहती हैं, मैं आपके सर के पास जा रही हूँ, आप दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करें। साथ ही आपके सर को कल सुबह से पहले होश नहीं आएगी। इतना कहकर अश्वी अध्यांश के पास चली गई। अश्वी अध्यांश के पास आई और उसे दी गई खून की बोतल बदल दी और उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ गई। एक बार आपके गलत फैसले के कारण मेरी ज़िंदगी लगभग खत्म हो गई थी। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था और आज आपने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी
और मैं आपको मौका दूंगी। अश्वी ने अध्यांश के बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए सोचा। अध्यांश के बारे में सोचते सोचते अश्वी कब सो गई उसे पता न चला। वो उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए सो गई। अश्वी के जाने के बाद उदय और अजर्व नीचे हॉल में बैठे थे। पहले तो दोनों के बीच शांति रही। दोनों अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। आखिरकार उदय ने चुप्पी तोड़ी और कहा, कुछ पता चला? सर पर हमला किसने किया? अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन जांच जारी है। अजर्व ने कहा। सभी गार्ड्स कहाँ हैं? उदय ने पलटकर सवाल किया। सभी का हमारे हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, अजर्व ने कहा। इतना कहकर उदय मन में चल रहे विचारों में खो गया, जिस पर अजर्व ने ध्यान नहीं दिया और बिना सोचे समझे अजर्व फिर बोला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अजर्व की बातों ने उदय का ध्यान तोड़ दिया। क्या? पुलिस इन सब में शामिल है? कैसे? मेरा मतलब पुलिस को किसने बताया? भाभी। क्या? अश्वी का नाम सुनकर उदय चौंक जाता है। उसको चौंकते देखकर अजर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। उदय कुछ सोचते हुए बोला। अध्यांश के होश में आने से पहले हमले के पीछे कौन था, इसकी सारी जानकारी जुटानी जरूरी था, क्योंकि जैसे ही अध्यांश को होश आएगा वह उन दोनों से इस बारे में पूछेगा। और इसलिए आधी रात होने के बावजूद उदय पता लगाने के लिए घर से निकल गया। उस समय अश्वी हवेली में ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे और अश्वी भी अकेली थी, और शायद अगर दोबारा हमला होता तो अध्यांश हमले को रोकने की स्थिति में नहीं था, और इसलिए अजर्व अश्वी और अध्यांश दोनों की सेफ्टी के लिए घर पर ही रुक रहा। ऊपर के बेडरूम में अश्वी पूरी रात अध्यांश के पास बैठी सोती रही। नींद में भी उसका एक हाथ अध्यांश के बालों में था और दूसरा हाथ अध्यांश का हाथ पकड़ा हुआ था। सुबह अध्यांश को होश आया। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसकी नज़र अश्वी पर पड़ी, जो उसके पास बैठी सो रही थी, जिसके चेहरे पर अध्यांश को अपने लिए चिंता और डर साफ नजर आ रहा था। अश्वी को अपने बारे में इतना चिंतित देखकर अध्यांश को बहुत खुशी हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन दुख भी हुआ कि जैसे ही वह अश्वी की जिंदगी खुशियों से भरने लगा, यह सब हो गया जिससे उसकी जान की मुस्कान गायब हो गई। अश्वी का उदास चेहरा देख अध्यांश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह उसकी चिंता में देर रात तक जागी है, जो उसके चेहरे की थकान से पता चल रहा था, और इसलिए अध्यांश बिना कोई हलचल किए लेटा रहा ताकि अश्वी की नींद ना टूटे। अगर वह अश्वी को इस तरह अपने करीब पाकर तो वह अपनी पूरी जिंदगी सोते हुए बिता सकता है। अध्यांश उसी स्थिति में लेटा रहा और अश्वी को देखने लगा। सुबह जब सूरज निकला और कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में सो रही अश्वी पर पड़ी, तो अश्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही वह उठी, उसकी पहली नज़र अध्यांश पर गई, जो सिर्फ अश्वी को ही देख रहा था। तभी अश्वी मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हाँ तो मुझे बताओ, मैं आपको दवा दे दूंगी। जब मेरे पास अपना खुद का पेन किलर है तो मुझे दूसरी दवा की आवश्यकता क्यों है? अध्यांश ने भी अश्वी को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मतलब, क्या आप कोई दवा ले रहे हैं? यदि हाँ तो मुझे बताइए, ताकि मैं दवा की जांच कर सकूं और जान सकूं कि आपकी स्थिति में मुझे यह आपको देनी चाहिए या नहीं। अश्वी को समझ नहीं आया कि अध्यांश क्या कहना चाह रहा है। तभी उसने असमंजस में अध्यांश से पूछा। यह महसूस करते हुए कि अश्वी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है, अध्यांश ने अश्वी को संभलने का मौका दिए बिना और उसका हाथ पकड़ लिया, जो उसके अपने हाथ में था, और उसे अपने ऊपर ले आया और उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। अचानक ऐसा करने से पहले तो अश्वी को कुछ समझ न आया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अध्यांश पर गुस्सा हो गई, और गुस्से में अश्वी खुद को अध्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सारा परिश्रम व्यर्थ, क्योंकि भले ही अध्यांश की मेडिकल स्थिति फिलहाल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अश्वी के लिए उसकी पकड़ से छूटना नामुमकिन था। इतनी कोशिश मत करो जान। अश्वी की कोशिशों को देखकर अध्यांश ने शरारत करते हुए उनसे कहा। यह सुनकर अश्वी का मुंह सिकुड़ गया और दूसरी तरफ देखने लगी। यह क्या है? गुड मॉर्निंग कहने के बजाय आपने अपना मुंह फुला लिया। यह गलत है स्वीटहार्ट। यह कहते हुए अध्यांश ने अश्वी का माथा धीरे से चूम लिया।
अध्यांश के इतने करीब होने की वजह से अस्वी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं और इस तरह उसे किस करने की वजह से अस्वी की दिल की धड़कन राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलने लगी, जिसे अध्यांश ने भी महसूस किया। अस्वी को इस तरह देखकर अध्यांश को मज़ा आ रहा था और इसलिए उसे और अधिक परेशान करने के लिए अध्यांश ने अस्वी का चेहरा करीब लाया और उसे किस किया। यह एहसास होते हुए अस्वी की आंखें झपक गई। गुड मॉर्निंग जान, अध्यांश ने साथ ही अस्वी की सूजी हुई आंखों को चूमा और नशीली आवाज़ में कहा। मुझे छोड़ो, आपको दवाई भी लेनी होगी। अगर आप पेन किलर नहीं लेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। अस्वी के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन मैंने कहा मेरे पास अपना पेन किलर है तो मुझे दूसरा पेन किलर क्यों लेनी चाहिए। अध्यांश ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। अस्वी को समझ न आया कि अध्यांश क्या कहना चाहता है। इस बार भी उसका मूड कुछ ऐसा ही था, तो उसने असमंजस में अध्यांश की ओर देखा। अध्यांश ने तुरंत अस्वी की मन की उलझन को पहचान लिया और अपनी बात समझाते हुए, तुम मेरा पेन किलर हो। जब तुम पास हो तो कोई दर्द नहीं जो मुझे रोक सके। तुमसे मुझे शांति मिलती है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो प्लीज़ मेरे साथ रहो। इस कहानी का आगे का भाग सुननी है तो आप लोग भी इस कहानी के साथ रहें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कल का इंतज़ार करें इस कहानी के नए एपिसोड के लिए।